हेलो दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय फ्लूट स्कूल के ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में लेक्चर नंबर 3 में। हालांकि पिछले 2 लेक्चरों में अपन ने जैसा देखा है कि बांसुरी को किस तरीके से रखा जाए ताकि करेक्ट साउंड आए और लोवेस्ट होल से सारेगामा किस कदर बजाना है और नोट्स क्लियर करना भी कितना ज़रूरी होता है। ये आज का जो लेक्चर है इससे आप एज अ सुनने के हिसाब से समझिएगा, क्योंकि ये बेसिक बहुत ही ज़्यादा लेक्चर है। ये बनाने का मोटो मेरा इसलिए रहा आज, क्योंकि क्या होता है जैसे अगर सपोज़ मैंने आपको सिखाना शुरू किया, मैं आपने बता दूंगा कि इसके बाद ये याद है, सी शार्प के बाद डी शार्प, ए शार्प, ये फलाना ठिकाना ये सुर आता है, तो आप उस चीज़ को रट लेंगे पर एक्चुअल में समझ नहीं पाएंगे कि वो सुर होता क्या है। तो वो सुर ऐसे आपको रटना ना पड़े, इसलिए मैं आपको कीबोर्ड मीन्स जिसे आप लोग पियानो कहते हैं, उसके थ्रू ये चीज़ मैं आपने समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सा सुर क्या होता है, ताकि इन फ्यूचर आपने कभी काम पड़े कहीं बजाने का तो आप एटलीस्ट उससे कह पाए या आप खुद डिस्टिंग्विश कर पाए कि ये जो सुर बजा रहा है ये वाला नोट है। तो ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। जैसा कि अभी आप थोड़ी देर में मेरी स्क्रीन पे देखेंगे। अभी तो ये मैं लाइव बोल रहा हूँ तो मैंने उसमें फिर पिक्चर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, तो आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे कि अपना जो कीबोर्ड होता है उसमें 2 ब्लैक कीज़ होती है, 3 ब्लैक कीज़ होती है, देन फर्दर 2 ब्लैक कीज़, देन फर्दर 3 ब्लैक कीज़। तो ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। सिमिलरली नीचे जो वाइट कीज़ होती है उनका भी पैटर्न रिपीट होता रहता है। अब वो पैटर्न कैसे रिपीट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जाने से पहले मैं आपने कुछ और जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज़ आपसे कोई पूछे कि संगीत में कितने स्वर होते हैं, तो ऑलमोस्ट 95% लोग जिन्हें संगीत की समझ नहीं है वो लोग कहेंगे कि 7 स्वर होते हैं। पर देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर आप एज ए म्यूजिशियन या गायक भी या संगीत सीखते हैं तो बतौर एज अ संगीतकार या सिंगर या कंपोजर वॉट एवर यू आर, आपने सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि संगीत में 7 नहीं टोटल 12 स्वर होते हैं। 12 स्वर कौन कौन से होते हैं मैं आपने अभी ऐसे शॉर्ट में बता देता हूँ। 7 स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, जिन्हें अपन शुद्ध स्वर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहे तो मेजर नोट्स कहते हैं। इसके अलावा 5 स्वर और होते हैं। उन 5 स्वर में सबसे पहले आते हैं 4 कोमल स्वर। अब कोमल स्वर किन किन के होते हैं? 4 कोमल होते हैं जिन्हें इंग्लिश में माइनर कहते हैं, और वो 4 कौन कौन से होते हैं? रे, ग, ध और नी। ये 4 कोमल स्वर होते हैं। और एक और जो लास्ट नोट बच रहा है 12वां, वो होता है मध्यम तीव्र का स्वर। तो ये ऐसे टोटल 12 स्वरों का समूह होता है संगीत में सुरों का, स्पेशली अपने इंडियन क्लासिकल में। नहीं तो आप कार्नेटिक में जाएंगे तो वहाँ 16 स्वर होते हैं। वो अपना काम करिए, अपन इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि इंडियन क्लासिकल में टोटल 12 स्वर होते हैं। कौन कौन से? 7 तो शुद्ध स्वर मेजर जिन्हें कहते हैं, 4 कोमल स्वर होते हैं जिन्हें माइनर कहते हैं, और एक मध्यम तीव्र का एक और लास्टवा 12वां स्वर होता है। ये हुआ कि बेसिक क्या होता है। आप कोमल स्वर क्या होते हैं, शुद्ध स्वर क्या होते हैं, मध्यम तीव्र क्या होता है, ये जब मैं आपने बाकायदा राग सिखाऊंगा तो मैं आपने बाकायदा एक एक चीज़ विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा। अभी नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब ये जो और एक और चीज़, ये जो 12 स्वरों का जो समूह होता है इसे अपन सप्तक कहते हैं। सप्तक कहें हिंदी में, और अगर इंग्लिश में कहना है तो आप इसे ऑक्टेव कहेंगे। तो आज से अपन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि म्यूज़िक में 7 स्वर नहीं होते, 12 स्वर होते हैं इंडियन क्लासिकल में, और इन 12 सुरों के समूह को अपन सप्तक कहते हैं या तो ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है। अब ये ऑक्टेव को इन लोगों ने क्लासीफाई कैसे किया है आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखिएगा। आपने जो सबसे पहला स्टार्टिंग का नोट दिख रहा होगा वो जो लोवेस्ट नोट है, अपन मान लीजिए
अपन लोवेस्ट नोट को C1 मान के चल रहे हैं कि ये आपके कीबोर्ड का सबसे लोवेस्ट नोट है C1। अब देखिए, अब C1 से लेके C2 के बीच में टोटल 12 स्वर आते हैं। कैसे आते हैं 12 स्वर, आप लोग काउंट कीजिए। C1 हो गया, D1 हो गया, E1 हो गया, F1 हो गया, G1 हो गया, A1 हो गया, B1 हो गया। 7 तो ये स्वर नीचे के, उसके अलावा और जो 5 स्वर ऊपर के हैं उन्हें काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5, 7 और 5 12। तो आपने देखा कि C1 से C2 के बीच में टोटल 12 स्वर है, इंक्लूडिंग C1, उसे एक्सक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसे एक ऑक्टेव कहते हैं। और जब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं, स्पेशली माउथ सेक्शंस हो गया, अपना कोई भी अकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो उन्हें आप ऑक्टेव्स की टर्म में देखने की ये इंस्ट्रूमेंट कितने ऑक्टेव में बज सकता है। जैसे सपोज देखिए, मैंने जो आपके सामने डिस्प्ले पे कीबोर्ड लगा रहा हुआ है वो उसमें C8 तक की गिवन है। C1 से लेके C नोट, C1 के पहले भी कई सारे सुर हैं, तो ऐसे लेके टोटल ये C8 तक है। मतलब इसमें C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8, C8 तो उसके आगे है ही नहीं। तो इसमें टोटल 7 ऑक्टेव है। अब 12 गुणित 7 कितना होगा, 12 6 72, 12 7 84। और आप C1 के नीचे और देखेंगे तो आपने इधर 3 स्वर और मिलेंगे और एक सुर ऊपर C8 वाला। तो टोटल ये जो पियानो मैंने आपने शो किया ये 88 कीज़ का है। ऐसे अलग अलग भी कहीं आते हैं जिसमें 61 कीज़ होते हैं। जो छोटे छोटे कैशियोज होते हैं उनमें तो और कम होती है। तो ये ऑक्टेव को ऐसे कीबोर्ड में एज अ प्लेस किया जाता है। और कीबोर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपने मोस्ट ऑफ द केसेस कीबोर्ड देखा और उसमें विजुलाइज करना आसान होता है कि बोले ये ऑक्टेव होता है और इस तरीके से होता है। ये तो ये ऑक्टेव का टर्म्स हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने ऑक्टेव को कैसे बनाया। अब ऑक्टेव कैसे बनाया गया, सपोज जैसे क्या होता है जब आपका कोई भी एक ऑक्टेव ख़त्म होता है ना, और जैसे दूसरा ऑक्टेव आता है ना, तो उसमें दूसरे ऑक्टेव में पहले वाले ऑक्टेव के जो स्वर होते हैं ना उनकी डबल फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे, जैसे आप C1 का कोई स्वर बजा रहे हैं, तो सपोज मान लीजिए कि C1 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 40 हर्ट्ज़। तो जब आप C2 का स्वर बजाएंगे ना तो वो आपने 80 हर्ट्ज़ पे मिलेगी। अगर नहीं यकीन आता आप ट्यूनर लीजिए, उसमें चेक कीजिएगा कि आप जो अगले ऑक्टेव में स्वर बजाएंगे ना वो पिछले वाले के डबल फ्रीक्वेंसी पे बोलेंगे। तो सेम ऐसे ऐसे कर करके फिर C3 पे C2 की डबल, C4 पे C3 की डबल, एंड ऐसे सारे नोट्स प्लेस होते हैं। तो ये ऑक्टेव क्लासीफाई करने का इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशंस हो गया। अब किस स्वर को क्या नाम दिया गया मैं बता देता हूँ। जैसे आपने देखा है, जैसे इंग्लिश में अगर कहे, इंग्लिश में नहीं पहले हिंदी में मैं बता देता हूँ। तो जैसे देखिए, आपने अभी नंबर मत देखिएगा, आप कोई से भी ऑक्टेव का C नोट देखिए, कोई से भी ऑक्टेव का जो आपकी इच्छा हो। C के बाद D E F G A B। ठीक है साहब, तो ये इनके इंग्लिश के नाम हो गए C D E F G A B। या आप इधर C से ना देखते हो, अगर A से भी देखेंगे तो A B C D E F G, H नहीं आता, बाकी A B C D E F G, ये 7 स्वर हो गए। ठीक है, तो सिमिलरली आपके 7 स्वर हो गए। अब अगर इन्हें हिंदी में कहा जाए तो C के सुर को सफ़ेद 1 कहते हैं, D के स्वर को सफ़ेद 2, E को सफ़ेद 3। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे सफ़ेद 5 6 7 ऐसे करते जाइएगा। तो C को सफ़ेद 1, D को सफ़ेद 2, E को सफ़ेद 3, F को सफ़ेद 4, G को सफ़ेद 5, A को सफ़ेद 6, B को सफ़ेद 7। अब ये किसी भी ऑक्टेव में देखो बोले ये यही रहेगा कि ये सफ़ेद 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ नंबर मैटर नहीं करता है। नंबर तो इसलिए दिया गया ताकि आपने पता पड़ सके आपके ऑक्टेव की फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक है। तो ये नंबर का और कुछ लेना देना नहीं है। ये तो सफ़ेद के सुरों का हो गया। अब इनको सफ़ेद क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद चाबियाँ है। अब ऊपर के काले 5 सुरों को देखो, ये जो 2 वाली कीज़ है, इधर वाली जो कीज़ होती है एक्सट्रीम लेफ्ट वाली 2 में, उसे काली 1 कहते हैं।
जस्ट उसके नेक्स्ट वाली को काली 2 कहते हैं। देन फिर आपने देखा कि ऐसे 3 चाबी आ गई, तो ये काली 3, ये काली 4 एंड ये काली 5 होता है। देन ये फर्दर ऑक्टेव में फिर रिपीट होती जाती है, सफ़ेद 1 2 3 4 5 6 7 की तरह काली 1 2 3 4 5। अब ये तो हिंदी में आपने नाम जान लिया कि ब्लैक किस के क्या नाम होते हैं। अब अगर इन्हें इंग्लिश में देखा जाए, हालांकि मैं रील बना के फिर डाल दूँगा कि किस सुर का क्या नाम होता है, तो आप उन्हें याद कर लेना कि कौन सा स्वर किसके बाद आता है। अब देखिए इंग्लिश में देखा जाए तो काली 1 को अपन कहते हैं सी शार्प। शार्प को अपन एज अ हैश से डिनोट करते हैं। सुर लिखा सी, उसके ऊपर हैश लिख दिया, तो शार्प का नोट होता है। अब अपन इसको शार्प क्यों कह रहे हैं? शार्प का मतलब होता है कि एक कदम आगे रहने वाला। अब चूंकि ये काली 1 का स्वर अपने सी के स्वर से जस्ट एक कदम ऊपर है, तो इसको शार्प कह दिया। अब शार्प का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक कदम आगे रहने वाला, और जिसके एक कदम आगे बोल रहा है उस नोट का इसको नाम दिया। जैसे ये सी है, अब यहाँ पे आपका सी शार्प मतलब ये काली 1 का स्वर आ रहा है, सफ़ेद 1 के ऊपर काली 1 का स्वर, मतलब ये शार्प हो गया। पर ये किसका शार्प होगा? इस सी नोट का शार्प होगा, क्योंकि जस्ट इससे एक आगे बोल रहा है। सिमिलरली सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प हो गया। ये तो शार्प के टर्म में हो गया कि जब आप एक कदम आगे के रिस्पेक्ट में देखेंगे। सिमिलरली बहुत से लोग होते हैं कि जो उसे फ्लैट के टर्म में देखते हैं। फ्लैट क्या होता है? नोट लिखा, उसके आगे आपने ऐसा बी लगा दिया, है ना, तो ये फ्लैट का इंडिकेशन होता है। फ्लैट, अब जैसे आपने देखा शार्प एक कदम आगे वाला, तो फ्लैट का मतलब क्या होता है? एक कदम नीचे वाला, जो बेचारा एक कदम पीछे बोल रहा है। तो जैसे आपने सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प किया, वैसे ही आप इन नोट्स को फ्लैट के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे काली 1 का स्वर हो गया, ये यहाँ पे सफ़ेद 2 का स्वर है, ठीक है। ये सफ़ेद 2, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? डी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं साहब। अब ये काली 1 इस डी नोट से एक कदम पीछे बोल रहा है, मतलब फ्लैट हुआ। पर किसका फ्लैट हुआ? किससे एक कदम पीछे बोल रहा है? ये इस डी नोट से एक कदम पीछे बोल रहा है। तो अपन काली 1 को डी का फ्लैट भी कह सकते हैं। क्यों डी का फ्लैट कह सकते हैं? क्योंकि ये डी से एक कदम पीछे बोल रहा है। फ्लैट कब कहेंगे? जब अपन किसी अगले नोट के रिस्पेक्ट में पिछले वाले को देखेंगे, ठीक है। और सिमिलरली अपन इसी काली 1 के स्वर को अपन सी शार्प भी कह सकते हैं। क्यों सी शार्प कह सकते हैं? क्योंकि अपन इसको सी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब सी शार्प क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सी से आगे कदम पे बोल रहा है एक, तो इसलिए अपन उसको सी शार्प कहते हैं। तो सिमिलरली ऐसे अपना डी फ्लैट हो जाएगा। सिमिलरली काली 2 को आप ई फ्लैट कह देंगे, एफ शार्प को जी फ्लैट कह देंगे, जी शार्प का जो सुर है उसे ए फ्लैट कह देते हैं, एंड आपका जो ए शार्प का सुर है अपन उसे बी फ्लैट कहते हैं, ठीक है। तो शार्प और फ्लैट का कॉन्सेप्ट हो गया है। अब देखिए स्टैंडर्ड नोट्स के नाम भी मैं आपने दे दूंगा। फिलहाल तो ये मैं लेक्चर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 13 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो गया, इससे ज़्यादा मैं ये खींचना नहीं चाह रहा हूँ। तो अभी के लिए आप बस ये इतना ही ध्यान रखिए। बाकी मैं रील बना के भी डाल रहा हूँ, आप कौन से स्वर को क्या कहते हैं, ठीक है। बाय। ये एज अ स्पेशल इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन समझ के आप इन्हें ध्यान रखिएगा।